हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज 30 जनवरी 2021 की शाम। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, वाइन शॉप्स बंद हैं। आज कौन सा दिन है? तो दोस्तों, आज 30 जनवरी 2021, आज वो दिन है जिस दिन हेराम हुआ था। हमारे बापू गांधी जी आज के दिन ही अ, राम से जाकर मिले थे। दुखद दिन था वो। अच्छा, बड़ी प्रेजुडिस थी मेरे दिमाग में गांधी के प्रति। पता नहीं, एक फैशन सा था गांव नहीं बोलूंगा, स्कूल में के अभी भी लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो समझ में नहीं आता था ये है क्या आफ्टर ऑल। और एक तबका है उनको बापू बोलता है, राष्ट्रपिता बोलते हैं, दूसरे तबके में बहुत गालियां भी दी जाती उनको। अब संयोग मानिए कि एक बार रूड़केला गए हुए थे अपने, शायद 10th के बाद ऐसे ही, जो बैचलर वहाँ पे मेरे पिताजी के मौसा जी रहते थे। रूरकेला स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वहाँ पे फैक्ट्री थी। तो उनके यहाँ रहने के दौरान एक बुक फेस्टिवल पहली बार लाइफ में देखने का मौका मिला, जिसमें मैंने वो, शायद सबसे सस्ती किताब थी इसलिए उठा ली, माई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी। पढ़ा उसको, और यकीन मानिए बहुत सारा नजरिया गांधी जी के प्रति चेंज हुआ। तो अगर कुछ बच्चे हैं इनिशियली कुछ पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आई थिंक एवरीबडी शुड रीड दैट बुक, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। बाद में मैंने कई लोगों को उसका हिंदी संस्करण भी खरीद कर दिया। आपका नजरिया कुछ गांधी जी के प्रति चेंज हो जाएगा। कितने सही थे, कितने गलत थे, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, नहीं कमेंट कर सकता, बट दोनों तरफ की स्टोरी जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज सीजन 2 एपिसोड 3, और आज की जो टॉपिक है कि 4-5 चीजें मैंने देखी कि आपको हेल्दी रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। न्यूट्रिशन और डाइट जिसको आप बोले, नंबर वन चीज। क्योंकि हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। सो वी आर व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक। हमारे संस्कृत में कहावत है, अन्न ब्रह्मा विष्णु रसो पक्तो देवो महेश्वर एवं जनक्त्वा तुयो भुक्ते अन्न दोष न लिप्यते। नीतीश जी, स्वागत है आपका। तो अन्न जो है ब्रह्मा है, रस, उससे जो रस मिलता है वो विष्णु है, और शरीर को जो लगता है वो शिव है। तो अगर इन तीन चीजों को अगर समझ करके हम जो चीज खाते हैं, तो उसका जो दुष्कर परिणाम है वो शायद हमारे ऊपर नहीं आएगा। अब ये बात है भाई कई हजारों साल पहले की। अब तब से लेकर अब तक में तो हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। तो आज हम इन 4-5 चीजों की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, माइंडसेट है, जेनेटिक्स है, लोकेशन है, और एक ये जो छठी चीज क्या मिसिंग है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो आप भी गेस लगा सकते हैं कि विच इज दिस सिक्स्थ मिसिंग आइटम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। डाइट की बात कर लीजिए, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं, आपकी लाइफ में कितनी मूवमेंट है, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। तो वो एक्सरसाइज हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्रिटिकल फैक्टर। तीसरी फैक्टर जिसको मैंने जेनेटिक्स के ऊपर रखा है, माइंडसेट। आपका दिमागी ख्याल हेल्थ के बारे में क्या है, लाइफ के बारे में क्या है, ये बहुत हद तक आपके ओवरऑल हेल्थ को, पर्सनैलिटी को, लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो माइंडसेट बहुत बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। स्वागत है पापा आपका। जेनेटिक्स उसके बाद आती है कि शायद 1 या 2% बीमारियां हैं जो पूरी तरह जेनेटिकली उनको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड इपिजेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक्स के ऊपर है। अब 2 भाई होंगे, एक भाई पूरी लाइफ स्वस्थ रह सकता है, दूसरा भाई पूरे लाइफ बीमारियों से लड़ते हुए रह सकते हैं। शायद परिवेश भी एक ही हो, खाना भी एक भी हो। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आती है कि आपकी खुद की सोच, जिंदगी, आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। एक सिचुएशन में कोई बहुत शांति से उस सिचुएशन को निकाल सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं। तो ये सब फैक्टर भी बहुत सारा काम करते हैं। एक और चीज, लोकेशन, परिवेश, आप कहाँ रह रहे हैं।
अगर आप एक बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस हैं लंग इन्फेक्शन, लंग कैंसर होने के, आप वहाँ रह के बहुत स्ट्रगल करनी होगी आपको कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएँ। तो ये 5 चीज़ें जो मैं वापस रिपीट करता हूँ, न्यूट्रिशन कैसी है आपकी, आप कितनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आपकी माइंडसेट क्या है, स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच है आपकी, आपको जीन्स कैसे मिले अपने माँ-बाप से, थोड़ा फैक्टर इम्पोर्टेंट वो भी है, और आप कहाँ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली शहरों में देखता हूँ लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं। वहीं पे एक दूसरी जगह देखा कि एक मैं जैसे हूँ वैसे ही रह लूँगा, ये भी बोलने वाले लोग आपको मिल जाएँगे। अगर आपके 5-6 क्लोज़ जो मित्र हैं या जान-पहचान के लोग हैं, अगर उनमें मोटापा है तो आपके मोटे होने के चांसेस 200 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। आपको भी नॉर्मल लगेगा, वो ये सब के सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। बट वहीं अगर आपकी जो सर्कल है उसमें लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से अभी याद आता है, आज से कुछ एक 10 एक साल पहले भी एक मित्र थे, हैं अभी भी, जिन्होंने ग्रीन टी ही पीते थे वो। वो व्हाइट ब्रेड कभी छूते नहीं थे, ब्राउन ब्रेड खाते थे। तो उनको देख के लगा कि ये बंदा, मतलब हम तो गाँव से आए, चाय पीने वाले, चीनी, दूध डाल के सब, बट ऐसे देख-देख कर के लोग सीखे और अ, परिवेश बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर्वम द्रव्यम पंचभूतानि, जो भी हम खाते हैं, वो 5 भूत से ही बना है, बट अभी 5 भूत में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हमने। अब किस तरह की हम आज बात करेंगे। तो आज जो छठी चीज़ जिसको हेल्थ के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर में भी साइंस बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी शुरुआत ही हो रही है खोज होने की। तो हम उसकी बात करने वाले हैं, वो है जिसको माइक्रोबायोम बोलते हैं, कि आपके शरीर में और आपके अलावा कितने अलग-अलग तरह के जीव-जंतु रहते हैं, वो आपके पूरे शरीर को, पूरे हेल्थ को किस तरह इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो जैसे पहले कई बार हम बातचीत कर चुके हैं कि जो ह्यूमन सेल्स हैं टोटल, तो पहले एक माना जाता था कि एक इंसान के शरीर में 10 ट्रिलियन, मतलब खरब, 10 खरब कोशिकाएं हैं। 10 खरब, वापस रिपीट कर रहा हूं। और इंसान के शरीर में टोटल 100 ट्रिलियन, मतलब 100 खरब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ईस्ट ये होते हैं। तो ये पहले की सोच थी। अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेटा शेयर की, जिसमें बताया गया कि अभी एक मोटा-मोटा नंबर ह्यूमन सेल्स का ये निकल के आता है 37.2 ट्रिलियन। दैट मीन्स 37 खरब के आसपास हमारे शरीर के अंदर में मतलब इंसानी कोशिकाएं हैं, ह्यूमन सेल्स जिनको आप बोल सकते हैं। और वहीं पे जो बाहर के जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनकी संख्या 100 खरब है। तो मतलब मान लीजिए 3:1 का रेशियो है। तो 3 बैक्टीरिया वायरस के बदले हमारा 1 सेल है हमारे शरीर में। और हम सोचते हैं क्या कि हम इंसान ऐसे ही बने हुए हैं। अब बैक्टीरिया कैसे हैं? 500 से 1000 अलग-अलग प्रजाति के बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। वापस रिपीट करूँगा, 500 से 1000 अलग-अलग प्रजाति के बैक्टीरिया। हालाँकि आप फैमिली देखने जाएँगे तो 4-5 फैमिली के ही हैं, जैसे फर्मिक्यूट्स हैं, बैक्टीरियोडेट्स हैं, मेजॉरिटी इनकी ही संख्या पाई जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिस विस्कस, विस्कोसिटी, ये मुँह में पाया जाता है। हमारे मुँह में, आपके मुँह में, सबके मुँह में है। और ये एक तरह से जो प्लाक होते हैं ना दाँत पे, जो पीला जमता है, उसके पीछे इनका हाथ होता है। अगर वो जमता गया तो फिर कैलकुलस जमती है, टार्टर जिसको बोलते हैं, तो दाँत बिल्कुल पीले हो जाना। फिर आप खुरचें तो कुछ निकलता है अंदर से, कुछ लोग साफ कराते हैं टाइम टू टाइम। यही एक्टिनोमाइसिस विस्कोस जो है, वो एसिड भी रिलीज़ करते हैं। तो जिन लोगों में टूथ एनामल डैमेज होती है, वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, टूथ डिके होती है, तो हमारे मुँह में ये पाई जाती है। उसी तरह औरतों में जो वजाइनल फ्लोरा होती है, जो वजाइना में होती है, उसमें मोस्टली लैक्टोबैसिलस होते हैं। एक और चीज़, हम जो माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, गट की बात कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टिल एनस। मतलब यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ खाना निकलता है पूरा, वहाँ तक का जो पूरा एरिया है उसको आप माइक्रोबायोम से फुल बोल सकते हैं। इसमें हम आपके शरीर के ऊपर में जो स्किन के ऊपर हैं उनकी ज़्यादा गिनती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्किन एक बैरियर है जो कि बैक्टीरिया वायरसेस को बाहर रखता है। जब तक वो टूट ना जाए तब तक वो बैक्टीरिया वायरस को अपने अंदर नहीं आने देता है।
तो जो वजाइनल फ्लोरा है उसमें नॉर्मली लैक्टोबैसिलस पाई जाती है, बट अगर इम्बैलेंस हुई, डिसबियोसिस हुई, तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकती है, जिसमें बदबू आना, खुजली होना, या फिर कैंडिडियासिस हो सकती है, जो कि एक ईस्ट इन्फेक्शन होता है, जो कि अक्सर जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वेजाइना का, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो हो जाती है उसमें। अलग अलग तरह के और भी जीव हैं, आर्किया, फंजाई हैं, ईस्ट हैं, जो कि ईस्ट तो हमारे पेट में भी पाया जाता है और हमारे स्किन के ऊपर भी पाया जाता है। अभी जैसे एक मेले मालसेजिया स्पीसीज का एक ईस्ट है, ईस्ट वही जो खमीरा बोलते हैं, जो ब्रेड में निकल के आता है, तो ब्रेड में जो फूलता है तो उसके लिए ईस्ट, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी ईस्ट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाथ है। तो वो जो मालासेजिया स्पीसीज की जो ईस्ट है वो हमारे चेहरे पे होती है, आजू बाजू होती है, और जहाँ भी हमारे चमड़े से जो तेल निकलता है, सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, सीबम निकलता है, वो उसके ऊपर में खा करके वो सर्वाइव करते हैं और रहते हैं हमारे ऊपर में। अब जो वायरसेस हैं, कमाल की बात है, वो हमारे चमड़े पे हैं, हमारे पेट में हैं, हमारे लंग्स में रहते हैं, हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। विकास जी नमस्कारम, स्वागत है आपका। तो खाली एक स्किन की बात कर ली जाए तो खाली जो हमारे स्किन के ऊपर जो 205 अलग अलग जेनेडा के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की फंजाई पाई जाती है, और सबके सब डेंजरस नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने की। जैसे कंजंक्टिवा है, जो हमारी आंख, कंजंक्टिवाइटिस, आंख आना बोलते हैं ना, लाल हो गया, काला चश्मा लगा के लोग घूमते हैं, तो कंजंक्टिवा एक ऐसी जगह जो काफी मॉइस्चर रहती है वहां पे, और बैक्टीरिया, वायरसेस को, फंजाई को, ईस्ट को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, नेचर, प्रकृति कैसे हमें बचाती है। हमारी जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे हमें टीयर्स निकलते हैं, आंसू जो निकलते हैं, उसमें एक बैक्टीरिसाइडल कंपाउंड होती है, जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को और वायरसेस को मार देती है। तो आपके आंख से जो आंसू निकलते हैं, या फिर ये बार बार जो पलक झपकते हैं, और जो मॉइस्चर मेंटेन रहती है आंख की, ये अगर सूख जाए, कुछ लोग में ड्राई होती है, और ड्राई एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए नई नई कई सारी दवाइयां भी निकल के आई हैं। तो हम जो ये माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई, ईस्ट, आर्किया, अब ये सब, ये हमें मिलते कहाँ से, आए कहाँ से ये सबसे पहले? तो अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपका जन्म नेचुरल होगा, जिसमें आप, आपके मदर के जो बर्थ कनाल है, जो वजाइनल रूट है, उससे आप निकल के आए, तो आप लकी हैं। क्यों? ध्यान दीजिएगा जरा। अगर सी सेक्शन हुआ तो फिर आप उतने लकी नहीं है। क्यों? बताता हूं कि जो बच्चा है, जो मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, और अगर आपकी और हमारी बर्थ नेचुरल थी, तो हमारे आज के पेट में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा है, जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये सब हमें हमारी माँ के वजाइनल रूट से मिले। जब हम उससे निकले तो हमारे ऊपर में जो लेप लगा उसके थ्रू, और माँ का जो माइक्रोबायोम और उसके जो नॉन पैथोजेनिक, मतलब नुकसान न पहुंचाने वाले फायदेमंद गट जो माइक्रोबायोटा है, वो हमें हमारे माँ से मिले। वहीं पे जिनका सी सेक्शन हुआ, सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुए, तो वो वजाइनल रूट से ना निकल के पेट से सीधे निकले, और ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी डॉक्टर ने या नर्स ने उठाया। तो वैसे बच्चों में ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं, वो पाए गए हैं, एंड दे नॉर्मली टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप नॉर्मल माइक्रोबायोटा, जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो सी सेक्शन से पैदा हुए बच्चों में ज्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया देखे जाते हैं, बिकॉज वो, जैसे एस्क्रिशिया इकोलाई जिसको बोला जाता है, स्टेफाइलोकोकाई, अब ये सब आपको हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से, तो जिस नर्स ने आपको उठाया, डिपेंड करता है वो कितनी साफ सफाई से उन्होंने ग्लव्स पहने, क्या पहने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए बोला कि जो नेचुरली, जिनकी नेचुरल बर्थ हुई है, दे आर लकी, बिकॉज उनको अपनी माँ के जो शरीर के सबसे बेस्ट जो बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे ईस्ट से, वो पूरा उनको विरासत में मिल गया। अदरवाइज बाकी तो तकलीफ हो जाती है। हाय रोशन, स्वागत है। रीजन ऑफ एलोपेशिया, आई एम सफरिंग विद इट बट नो ट्रीटमेंट। काफी प्रासंगिक है।
वेरी रिलेवेंट टॉपिक एंड आई वुड ट्राई टू टेक द टॉप, बट आप एक बात याद रखिए, आप अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो हाइड्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। और रोशन, यू प्रॉब्ली नीड टू रेफर टू माय बाल स्वास्थ्य करके, हेयर हेल्थ के ऊपर में एक टॉपिक की थी हमने, उसको वापस एक बार रेफर कीजिए। हालांकि अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग देखूं कि कौन से टॉपिक में ज़्यादा अभी भी यूट्यूब पे चल रही है, तो वो हेयर वाली टॉपिक में कुछ अच्छे खासे हिट्स दिखे हैं मुझे। इंसिडेंटली सबसे ज़्यादा हिट जो मेरे किस वीडियो को मिले हैं यूट्यूब पे, वो है मग्गा बाबा की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ हैप्पीनेस, के खुश कैसे रहा जाए। तो रोशन विल कम टू द एलोपेशिया टॉपिक ऑल्सो, you can call me and we can discuss. ऑलराइट, सो सी सेक्शन से पैदा हुए जो बच्चे हैं वो एक तरह से डिसएडवांटेज में रह जाते हैं जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है और इम्यूनिटी का सवाल है। अब न्यूट्रिशन क्यों, आज के टॉपिक में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप दो भाई हो सकते हैं, दोनों एक ही चीज खाएं, उसमें से एक मोटा हो सकता है वही खा के, और एक दुबला भी रह सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है, हेल्दी भी रह सकता है। इसके पीछे क्या कारण है ये हम आज बात करेंगे, और इसमें जो माइक्रोबायोम है वो किस तरह से इंपैक्ट करती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अभी सारे के सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस खराब नहीं है, उनमें से कई सारे जिनको आप कमेंसल्स बोलते हैं, कमेंसल्स मतलब नॉन हार्मफुल को एग्जिस्टेंस, वो हमारे शरीर में रहेंगे, ना फायदा करेंगे ना नुकसान करेंगे, नॉन हार्मफुल को एग्जिस्टेंस। अब अब जिन बैक्टीरिया वायरसेस की हम बात करने वाले हैं वो है म्यूचुअलिस्टिक, मतलब ये हमारे शरीर में रहने से उनका भी फायदा है और उनके रहने से हमारा भी फायदा है। अब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फायदे की बात मैं आपको बताऊं कि हम जो डाइटरी फाइबर्स खाते हैं, जैसे खाने में मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि आप तीसी खाएं, फ्लेक्स सीड का इस्तेमाल करें, हरी पत्तेदार फल सब्जियां खाएं जिसमें कि फाइबर आपके शरीर में जाए। आपको मालूम है सेल्यूलोज हम नहीं पचा सकते, बट सेल्यूलोज ब्रेक डाउन जो है डाइटरी फाइबर का, वो काम करती है हमारे गट में, हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया, और वो डाइटरी फाइबर से, खाने की चीजों से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्राइमरली हमारे गट में हमारे बैक्टीरिया बनाकर हमको देते हैं, जो कि शरीर में बहुत बहुत काम करता है। एसिटिक एसिड बनाते हैं, ब्यूटायरिक एसिड बनाते हैं, तो ब्यूट्रेट जो आपको घी में मिलती है, उससे आप शरीर के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनने में मदद होती है। तो अब जैसे विटामिन बी है, विटामिन के है, इनकी सिंथेसिस हमारे पेट में बैक्टीरिया बनाते हैं, बताइए। और इसके ऊपर में भी साइंस उतनी डेवलप नहीं हुई, अभी और डेवलपमेंट होने की चीज़ है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो मेटाबॉलिज्म में हमारी मदद करते हैं, जैसे बाइल एसिड है, उसको कैसे पचाना है, तोड़ना है। स्टेरॉल्स हैं जैसे कोलेस्टेरॉल, तो जो स्टेरॉल प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको पचाने में बैक्टीरिया मदद करते हैं। जेनोबायोटिक्स को पचाने में, मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं। ये यहाँ तक के जो गट फ्लोरा है, जो हमारे पेट में, फ्लोरा मतलब पौधा, तो खाली पौधे ही नहीं होते, पहले फ्लोरा बोला जाता था, अभी माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा बोला जाता है, जिसमें कि पौधे भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, वायरसेस भी हैं। बैक्टीरिया प्लांट ओरिजिन है, बट वायरसेस का ना वो प्लांट है ना एनिमल है, बट वो भी हैं साथ में, तो माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा बोला जाता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खुशी के लिए जो हार्मोन है डोपामिन, वो आपके ब्रेन से ज्यादा आपके गट में बनता है। तो अगर आपके शरीर में डोपामिन की मात्रा कम है, आपको डिप्रेशन हो रही है, तो बहुत हद तक ब्रेन को ब्लेम ना करके आपको आपके गट के ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। तो एक डिसबियोसिस करके टर्म आजकल काफी पॉपुलर है। डिसबियोसिस शरीर के अंदर में हमारे गट के जो माइक्रोबायोम है उसका डिसबैलेंस होना, डिसबियोसिस बोला जाता है। जिसमें मैं कैसे बताऊं आपको कि गट माइक्रोफ्लोरा है जो है उसका डैमेज हो जाना। अब डिसबियोसिस की वजह से आपको बहुत सारी सूजन देखने को मिल सकती है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस दिखे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ही सेल जर्नल, एक काफी रिप्यूटेड जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल और स्टडी पब्लिश हुई जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी गई कि स्पेसिफिक माइक्रोबायोम मिक्स देखी जाती है। जैसे जो लोग मोटे हैं, जिनमें इंसुलिन की रेसिस्टेंस देखी गई है, जिनमें एक्सेसिव बॉडी फैट गेन करने की प्रॉपर्टीज देखी गई है, उनमें एक खास तरह का माइक्रो बायोटा जो है वो देखी गई, मतलब एक ही तरह की पैटर्न देखी गई। अब कैसी, मतलब ऐसे लोग जिनका
फटाफट वजन बढ़ जाता है, जिनके शरीर में बॉडी फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है। हालाँकि वो बड़े इंटरेस्टिंगली आपको बोलेंगे कि हम खाने में वही चीज़ें खा रहे हैं जो आप खा रहे हैं, लेकिन अब पहले हम क्या बोलते थे कि नहीं-नहीं झूठ बोलता है, तुम तो कुछ और खाते होगे। नहीं, अब तो साइंस भी बता रही है और सेल जर्नल में जो आर्टिकल आई कि 2 इंसान एक ही तरह का खाना खा कर के एक दुबला रह सकता है और एक मोटा हो सकता है। एक में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, वो ज़्यादा बॉडी फैट जमा कर सकता है। तो एक स्टडी की गई, उस स्टडी में जो 2 तरह के लोग जो एक ही तरह का खाना खाने वाले और एक ही तरह के परिवेश में रहने वाले, उनमें से अ, एक मोटे हैं और एक दुबले-पतले हैं, ठीक-ठाक हैं हेल्थ के पैरामीटर्स के हिसाब से। तो उन दोनों के शरीर से उनके जो माइक्रोबायोटा है, मतलब पेट का जो अंदर का जो बैक्टीरियल कल्चर है, हाय सुबी, उस कल्चर को लेकर के 2 नॉर्मल चूहों के अंदर में डाला गया। अब वापस रिपीट करता हूँ, एक मोटे इंसान है, एक पतले इंसान है। उन दोनों के पेट से कल्चर लेकर के नॉर्मल चूहों के अंदर में डाला गया। दोनों चूहों को एक तरह का खाना मिलता था, एक तरह के परिवेश में रहते थे। तो जो अ, पतले वाले इंसान का जो कल्चर नॉर्मल चूहे में डाला गया, वो वैसे ही दुबले का और प्रॉपर रहा, कुछ चेंज नहीं हुई। हालाँकि जब भी जो जिनमें टेंडेंसी होती है मोटा रहने की, ओबीस जो हैं, उनकी जो कल्चर जाई गई चूहे में, तो चूहे में धीरे-धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई, उसका वेट बढ़ना चालू हो गया, उसका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ना चालू हो गया। वापस रिपीट करता हूँ, दोनों चूहों को एक ही तरह का खाना दिया जा रहा था। तो कुछ लोग जो कंप्लेन करते हैं कि तुम भी वही खाते हो, मैं भी वही खाता हूँ, पता नहीं क्यों मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ। इसके पीछे हमारी जो गट माइक्रोबायोम है, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो गट मतलब कहाँ? माउथ टिल एनस। अब इसमें क्या डाइजेस्ट होता है, क्या एब्ज़ॉर्ब होता है, ये मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोबायोम यू हैव इनसाइड। और दुःख की बात है, बट एक्साइटिंग भी है कि इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो अभी रिसर्च चल रही है और जैसे-जैसे हमने कुछ दिन पहले बात की थी और अभी अभी कुछ नई और डेटा लेके आए हैं आपके सामने। तो ये एक तरह से जो माइक्रोबायोम है हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस, ये सिपाही हैं, संतरी हैं, ये डिसाइड करते हैं कि खाने में कौन-सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा, अ अ, कौन-सा न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन ज़्यादा होगा, किस चीज़ का एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। तो ये एक फ्रंट लाइन है, एक फ्रंटियर है जो हमारे शरीर को बचाता है। और अभी के समय में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी हमने एक खास वायरस के खिलाफ पूरी ह्यूमैनिटी ने लड़ाई ठान रखी है कोविड-19 के अगेंस्ट में। और जहाँ तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई हमारे शरीर में पूरे हैं। हम उससे बने हुए हैं, तो इससे कहाँ तक हम लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। हालाँकि मैं एग्री करता हूँ, इसमें से कुछ जो हैं अपॉर्च्युनिस्टिक हैं, कुछ पैथोजेनिक टाइप के हैं। बट ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि खतरनाक हैं तो ये प्रकृति ने हमें हमारे शरीर के ऊपर ही इसको क्यों रखा हुआ है अभी तक? अभी तक तो कुछ एलिमिनेशन का अपॉर्च्युनिटी निकलना चाहिए था। और एक और चीज़ जान लीजिए कि जब मैं बोलता हूँ कि अपॉर्च्युनिस्टिक बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं, पैथोजेन्स हैं, हर इंसान के शरीर में, खासकर इंडियंस, हमारे में सबके लंग में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के आपको बैक्टीरिया मिल जाएँगे, बैक्टीरियोइड्स मिल जाएँगे। लेकिन क्या सबको ट्यूबरकुलोसिस होती है? नहीं। तो दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन आपकी मेरी इम्यूनिटी जब भी कम होगी, तभी जाके इन अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को हम पे अटैक करने का मौका मिलता है। तो एक चीज आप सबको पहले मैंने पूछा था, बट आपने कभी ये सोचा है कि ये जो गाय होती है, जो भैंस होती है, घास खाती है, बट इतना प्रोटीन कहाँ से बनता है? दूध में भी प्रोटीन आ रही है। और वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने एक बार बात की थी ना कि अगर हम एक सिंगल गट वाले हैं, हमारा एक गट है और गाय में 4 अलग-अलग तरह के रूमेंस होते हैं, जो कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो गाय, भैंस जो है वो पहले जो घास को खाती है, वो खाली चबा के अंदर पेट में डाल देते हैं। और उनका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, दैट इज़ अ पावर हाउस ऑफ बैक्टीरियाज़, और जहाँ पे वो बैक्टीरिया जो हैं वो सेल्युलोज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर गाय उसको वापस चबाती है और तब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल कल्चरल मिक्स बनता है। गाय के पेट का, भैंस के पेट का जो आखिरी चौथा हिस्सा होता है, तब तक वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते बैक्टीरियाज़ मर चुके होते हैं। एंड बैक्टीरियाज़ आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स।
सो गाय भैंस जो प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, वो उन बैक्टीरियाज को पचा करके ही अपने शरीर में एसिमिलेट करती हैं, उससे उनको प्रोटीन मिलती है। और इसके पीछे ये प्रकृति का जो वरदान है, जो बैक्टीरिया है, वही जाके एक घास खा करके भी इंसान नहीं, वो जो जानवर है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्रोटीन देने वाला प्रोटीन फैक्ट्री बन पाती है। एक इंटरेस्टिंग रैट की बात चली थी, तो रैट जो है वो प्रोटीन उनके निकलती है फीसेस से, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा उपाय चुन के रखा है, जब भी उनको न्यूट्रिशनली डिफिशियंसी होती है तो अपने फीसेस खुद से खा लेते हैं, और क्योंकि प्रोटीन चाहिए होती है उनको उस समय में। बैक्टीरिया, जैसा मैं पहले बता रहा था, हमारे शरीर के अंदर में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, विटामिन बी, विटामिन के बनाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स बनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके और मेरे पेट में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलो, कुछ लोगों में 2 किलो तक बैक्टीरिया बाय वेट होता है। और हर दिन जो आपकी जो फीसेस होती है, जो एक्सक्रीटरा निकलती है, उसमें से अगर 300 साढ़े 300 ग्राम टोटल वॉल्यूम होता है नॉर्मली लोगों में, उसमें से 75 टू 100 ग्राम टोटल बैक्टीरिया का डेड वॉल्यूम होता है। तो आपकी जो फीसेस होती है, स्टूल टेस्ट याद होगी आपको, कभी कराते हैं तो उसमें एक्चुअली पता चलता है कौन से ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में ऑलरेडी रह रहे हैं। अभी हमें पहले ऐसा लगता था कि हम सिंगल सेल हैं ह्यूमंस, और हम हमारे शरीर में पूरे के पूरे हमारे ह्यूमन सेल्स ही हैं। बट अभी जो ह्यूमन जीनोम मैपिंग हुई, उसमें पता चला कि हमारे शरीर में 8% जीन्स आर ऑफ वायरल ओरिजिन, वो वायरस से ही हैं। तो मतलब एंडोजेनस रेट्रोवायरसेस हैं, जो कि इतने हजारों साल की जो प्रोग्रेसिव जर्नी है, उसमें हमारे साथ हमारी बॉडी में मिल गए हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम पड़ेगी कि अगर ये वायरसेस नहीं होते तो हम आज भी अंडा दे रहे होते। तो प्लेसेंटा का डेवलप होना भी एक वायरल इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल होती है, हर कोशिका के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो एक्सोजेनस। ये बोला जाता है कि ये क्लोरो, मतलब कुछ बैक्टीरिया हमने खा लिया, या फिर जो एंडोसाइटोसिस होती है कि फैगोसाइटोसिस, हमारे सेल ने एक बैक्टीरिया को खाया। एक सेकंड देंगे जरा। और उस बैक्टीरिया को खाने के बाद वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में रह गई, और बाद में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बन गया कि तुम हमारे अंदर रहो, तुम एनर्जी पैदा करो, तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे। दैट इज द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो एक बीच में जर्म थ्योरी आई कि हर चीज के लिए इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनकी वजह से, और सारे बैक्टीरिया वायरसेस को मार देना चाहिए, हटा देना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, ये थ्योरी गलत साबित हुई है, क्योंकि हम खुद ही बैक्टीरिया वायरसेस से बने हुए हैं। तो आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं प्रीबायोटिक फूड्स की, प्रोबायोटिक फूड्स की, आएंगे उसके ऊपर में। मार्केट में आपको याकुल्ट मिल जाती होगी, बट हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत पहले से इसकी प्रधानता है। तो घी के ऊपर बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया। घी में ब्यूटारिक एसिड होती है, जो कि हमारे बैक्टीरियाज के लिए, पेट के लिए, गट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छाछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दही बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलाई जो कि दही में होती है। फर्मेंटेड फूड्स, इडली है, उड़द के दाल को जो फुलाकर को अलग अलग तरह के बड़े बनते हैं, वो सब वेरी वेरी फैंटास्टिक सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक फूड जिनको आप बोल सकते हैं। हम उसके बारे में बाद में आएंगे। अब जहां तक बैक्टीरिया वायरसेस से बचने की बात है, कहां बचेंगे, कैसे बचेंगे? शॉन स्टीवेंसन साहब का बोलना है कि 3 गुने 3 फुट का जो एरिया होता है, 3 into 3 फुट एरिया, उसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आर फॉलिंग एवरी डे। आप कहां बचेंगे? अलग अलग राज्य से उड़ के आ रहे हैं, अलग अलग देशों से उड़ के आ रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से उड़ के बैक्टीरिया वायरसेस हमारे ऊपर गिरते रहते हैं। बादल से आते हैं, समुद्र के थ्रू आते हैं। अभी कोविड की बात आप कर लीजिए, दुनिया का शायद ही कोना बचा है जहां पे नहीं पहुंचा है। तो हम आप वी आर अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो आज के डेट में भी अभी हर जगह सेरो सर्वे नहीं हुई है, बट ये मेरा मानना है कि अगर आप सेरो सर्वे मुंबई में कराएं, दिल्ली में कराएं, आपको पता चलेगा 50-60% लोगों को ऑलरेडी कोविड आई, निकल गई, पता भी नहीं चला। आप इसमें देखना चाहेंगे कि अभी जैसे बड़ा सरियल सा बात है ये, जो सर्वाइवल की बात होती है, जैसे हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, वैसे बैक्टीरिया वायरस भी सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। रोशन लिखते हैं, वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू सो मच, आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। डॉक्टर जैक बुश एमडी हैं, जो कि यूएसए में रहते हैं, उन्हें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, और आपके माइक्रोबायोम से रिलेटेड है, इसलिए आज मैं इसकी जिक्र कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जहाँ भी कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे
पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। उनका बोलना है कि जो ये जो वायरस है कोविड-19, इसको कैरी करने के लिए, क्लम्प करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या है? वो पॉल्यूशन जो पीपीएम बोलते हैं उसको, अ, जो माइन्यूट 0.5 और उससे नीचे जो अ, कण है, वो पॉल्यूशन और वो वायरस को कैरी ऑन करते हैं। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जहाँ भी जानवर और इंसान बड़े ही पैक्ड हालत में रहें, तो आप किसी भी बड़े शहर की बात कर लीजिए जहाँ पे आपको कोविड के असर ज़्यादा दिखेंगे। साथ में जहाँ के लोगों में डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, उन पे ज़्यादा असर हो। तो उन्होंने पूरा एक मैप बना के दिखाया। वुहान से ही शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि वुहान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया। वुहान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन्स। और अभी हम गाँव से हो गए 28 डेज़, कोई ज़िक्र नहीं है, कुछ इन्फेक्शन नहीं है। क्या माइग्रेंट्स जो लेबरर लाखों लाख गए, क्या वो अपने साथ कोविड नहीं ले गए? ले गए, बट देन इन दैट एनवायरनमेंट दैट डिडंट सस्टेन। तो वापस रिपीट करना चाहूँगा, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, साथ के ये जो को-फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ होना, ओबेसिटी होना, हाइपरटेंशन होना, और ये भी शहर में रहने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। कैसे, हम उसके ऊपर में बात करेंगे। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें दो चीज़ें की बात की जाती है। एक है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमारे शरीर के अंदर में होती है, और दूसरी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो हम तो हमेशा अडेप्ट करते हैं, हम बैक्टीरिया वायरसेस से हमारा एक्सचेंज चलता रहता है, हमारी सॉफ्टवेयर है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो डॉक्टर जैक बुश एमडी का बोलना है ये एक नए तरह का वायरल अपडेट आया जो कि पूरी दुनिया में फैल गया, और अभी आगे इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस वायरल अपडेट के बाद अगले 5 साल 10 साल में कैंसर कैसे ग्रो होती है, हार्ट डिसीज पे क्या इंपैक्ट होता है, किडनी डिसीज पे क्या इंपैक्ट होता है। दीज वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू सी। बट इंसानी यादाश्त जो है बड़ी छोटी है, और हमारी एक एक टेंडेंसी होती है सब चीज़ को बड़ा सिंप्लीफाई करके देखना। ये वायरस ऐसे फैल गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। निपा, super well done, thank you so much for sharing that. The Wuhan also has a wet market, and I was just coming to that. कि ये जो स्पीसीज हैं, अब जैसे फुट एंड माउथ डिसीज की बात करते हैं, तो जो लोग गांव में जिनको गाय भैंस जिन्होंने देखा है, वो इंसान को नहीं होता है। तो ये जो बीमारियां थी जूनोटिक, एनिमल ओरिजिन के वायरसेस बैक्टीरिया हैं, वो एनिमल्स तक ही रहते थे। ये रीसेंट फिनोमिना है। आप चाहे HIV से लेने, रीशस मंकीज से लेकर के बाद में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोविड, नाउ दीज ऑल थिंग्स, हाय मिश्रा जी, these all viruses and bacteria were primarily of one animal origin only। वहां से इंसान में आ गए। अब इसके पीछे डॉक्टर जैक बुश साहब का बोलना है कि वापस वही बात आती है। एक तो आपने उन जानवरों को खाना चालू कर दिया जिनसे इंसान का दूर दूर तक खाने का संबंध नहीं था। आप दुनिया के ऐसे ऐसे एरिया में ट्रांसग्रेशन करके पहुंच गए जहां तक पहले इंसानियत नहीं गई थी। तो आप कुछ अच्छी चीजें लाएंगे तो कुछ बुरी चीज भी लेके आएंगे, और उसके ऊपर से जो जूनोटिक स्पीसीज थी जो अभी जंप होना चालू हो गई। तो देखिए, हमने जंगलों को काट काट करके, जानवरों को काट काट करके, मतलब एवरी डे ऑलमोस्ट, मैं वापस रिपीट करता हूँ, हर दिन ऑलमोस्ट 10 से 12 स्पीसीज जो प्रजातियां हैं जानवरों की, अलग अलग एनिमल्स की, वो इंस्टिंक्ट होती जा रही हैं। ये हमारी वजह से। तो उनका जो गायब होना है, तो वो भी फाइट बैक कर रहे हैं ना। तो बैक्टीरिया वायरसेस आल्सो आर फाइटिंग बैक टू सर्वाइव, इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो थॉट प्रोसेस हम लेके आए कि नहीं जर्म थ्योरी, सारे बैक्टीरिया को मार देंगे, सारे वायरसेस को मार देंगे और हम हेल्दी रह जाएंगे, सवाल ही नहीं है। आपके मुंह में, आपके आंख में, आपके लंग्स में अभी भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं, और वो ना रहे तो फिर डिस्बायोसिस हो। और आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोम को, हाय मुकेश जी, गुड इवनिंग। माइक्रोबायोम को अगर हम रेन फॉरेस्ट बोलें तो रेन फॉरेस्ट एक बड़ी डाइवर्स सी चीज होती है। सुगाता, नाउ बर्ड फ्लू इज ट्रिगर्ड, ऑल दीज वुड कंटिन्यू। व्हाट वुड ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट इज आप कितने स्ट्रांग हैं, हाउ अपडेटेड योर सॉफ्टवेयर इज, एंड आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी उसको टैकल कर पाएगी, हर हालत में कर पाएगी। सो आई अगेन रिपीट, Saugata was talking about a couple of things early during the talk कि if I see totally कि अगर हेल्थ किसी को अपनी अच्छी रहनी है और रखनी है, so couple of things, the number one thing, while I'll repeat just for the benefit of the entire group, diet, nutrition किस तरह की आपकी, second exercise,
how much movement you are having in a day. Third, what is the mindset? आपका बीमारी के बारे में सोचना क्या है? क्या आपकी फैमिली में कैंसर हुई, डायबिटीज हुई? अब किसी की फैमिली बची नहीं है, सबकी फैमिली में होगी. नाउ यू डोंट स्टार्ट वेटिंग कि हाँ मुझे होने वाला है मुझे. सो माइंडसेट वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट. Genetics comes later. There are few percent, 2-3% max. It could be genetics. So even if your father had diabetes, cancer, and all, are you going to inherit that? No. So that's very important. And then fifth one was the location. आप कहाँ रहते हैं, कौन से तरह के environment में रहते हैं आप. अगर if it's a very polluted environment, you are likely to land up with some lung problem and issues and all. And the sixth one which we are talking today is the microbiome. आपकी पेट में, आपके शरीर में, for your 37 trillion cells, there are 100 trillion bacteria and viruses. 3:1 का ratio है. So, are you taking care of that microbiota? If you are taking care of microbiota, you are a stronger being. आप खुद से नहीं लड़ रहे हैं, आपको किसी एक बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की जरूरत नहीं. आपके लिए वो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया वायरसेस आपको सेफ रखते हैं और लड़ते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि जैसे रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो रेन फॉरेस्ट में हर एक प्लांट, हर एक एनिमल लिंक्ड है एक दूसरे से. यू कैन नॉट रिमूव वन फ्रॉम देयर. पूरी इकोसिस्टम खराब होती है. सिमिलर थिंग इज देयर फॉर आवर माइक्रोबायोटा. तो जब भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड होता है, फंगिसाइड होता है, या फिर आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं बिना कारण के, तब भी आप अपने माइक्रोबायोम को डैमेज करते हैं, जिसको रिकवर होने में कई बार तो बहुत बहुत समय लग जाते हैं. अब हम बाय नेचर ट्राइबल्स, हंटर गैदरर्स थे. ये खेती जो है तो पिछले 10,000 साल की है, और इतने लाइफस्टाइल में चेंज पिछले 100 साल के अंदर में है. 100 साल के पहले ना कोई चीनी का प्रादुर्भाव नहीं था, बहुत कम चीनी खाई जाती थी. अभी चीनी हर चीज में मिल गई है. 50-60 साल पहले वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ऑयल. तो ये सब चीजें हमने अपने लाइफस्टाइल में लेके आ गए. अभी इससे हमारी जो गट की जो माइक्रोबायोम है, जो अलग अलग डाइवर्सिटी थी, वो कम होती जा रही है. एक टिपिकल हंटर गैदरर ट्राइबल जो लोग हैं, उनकी जो माइक्रोबायोम है वो आपके हमारे से 4 गुना ज्यादा डाइवर्स होती है. आई रिपीट अगेन, हंटर गैदरर ट्राइब जो कि अलग अलग तरह के पौधे खाते हैं, अलग अलग तरह के जानवर खाते हैं, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है एकदम हमसे 4 गुना ज्यादा अच्छी होती है. एंड दिस इज अमेजिंग फैक्ट. Nipa is saying your brain function is also dependent on your microbiome. Absolutely. Nipa, just to say that dopamine, the happiness hormone, primarily is discharged from gut, जो हमारे bacteria पेट के अंदर उसको बनाते हैं, और that decides what kind of. और आज हम बात करने वाले हैं, in fact you're reading my mind and what I'm going to talk about later. There is something called gut brain axis. काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है. वेगस नर्व की बात आपने सुनी होगी. तो वेगस नर्व जो है दैट कनेक्ट्स आवर गट, हमारा पेट और हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है. और देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोबायोम गट बॉडी फैट कनेक्शन जो है. अब इसमें येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने बताया कि वेगस नर्व है, ये सिग्नल देती है, ब्रेन को बताती है कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में न्यूट्रिशन का वॉल्यूम कितना है और कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, टाइप कितना है, क्वांटिटी कितनी है. बेसिस दैट वेगस नर्व वुड डिसाइड कि या तो न्यूट्रिशन को इनहिबिट कर दो, नहीं लो, या फिर स्टार्ट टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज, स्टिमुलेट टेकिंग मोर कैलोरीज. नाउ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा. आइडेंटिकल ट्विंस मतलब डीएनए भी सेम है, एक ही माँ बाप के संतान है, बट बिल्कुल मतलब एक अंडा था जो आधा आधा हो गया, तो उनकी डीएनए भी सेम होती, सब कुछ. Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri. A study says that fat twins, same diet pattern, दो हैं, एक मोटे हैं, एक नॉर्मल हैं. तो जो मोटे हैं, जो ओबीस कैटेगरी में हैं, उनकी पेट में जो माइक्रोबायोम है, उनमें फर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया ज्यादा देखी गई एज कंपेयर टू बैक्टीरियोडेट्स. अभी बीएमसी माइक्रोबायोलॉजी जो इश्यू है उसमें भी बताते हैं कि जो ओबीस इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें फर्मिक्यूटिस जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा पाई जाती है. इट्स अ फैमिली ऑफ बैक्टीरिया. प्राइमरली दो ही होते हैं, फर्मिक्यूटिस एंड बैक्टीरियोइड्स, एंड ये हमारी बॉडी में होते हैं. तो ये देखा गया कि जो फर्मिक्यूटिस बैक्टीरिया हैं, दे आर मच मोर इफिशिएंट इन मेटाबोलाइजिंग एंड एब्जॉर्बिंग कैलोरीज एज कंपेयर टू बैक्टीरियोडेट्स. तो अगर
योर बॉडी हैज मोर क्वांटिटी ऑफ फॉर्मिक्यूटिस, दैट मीन्स एक ही तरह के खाने से आप ज्यादा एनर्जी निकाल पाएंगे, आप ज्यादा फैट एब्जॉर्ब करेंगे, आप ज्यादा मोटे हो जाएंगे। और हम आप एक we all of us are absolutely unique individuals as far as metabolism and the microbiome is concerned. मेरी जो मेटाबॉलिज्म है वो आपकी जैसी नहीं होगी, और बाद में भी कोई मेरे जैसा नहीं होगा. सो वी आर एब्सोल्युटली यूनिक इन दैट. एंड आवर हेल्थ, योर हेल्थ, माई हेल्थ इज समथिंग विच वी कल्चर नर्चर डेली. आप जो ध्यान देते हैं, जो खाते हैं, अपने शरीर में डालते हैं, आपका दिमाग कैसा रखते हैं, ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू आवर हेल्थ. एक और चीज, हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों अरबों खर्च किया जाता है, लेकिन कैंसर बढ़ रही है, हार्ट डिसीज बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, अल्जाइमर्स बढ़ती जा रही है, अर्थराइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेस बढ़ रहे हैं. सो शॉन स्टीवनसन, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ही कीप्स ऑन सेइंग दैट एड्रेस द रूट कॉज. जो प्रिंसिपल नंबर 1 है कि जिस चीज की वजह से बीमारी हो रही है, पहले उसको हटाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए. डिसबियोसिस का, आपके पेट का, मेरे पेट के माइक्रोबायोम का डैमेज होने का सबसे नंबर 1 कारण, we are going around 40 minutes, so another 5 minutes we'll close and then we'll continue it tomorrow. Dysbiosis number 1 cause is pesticides, fungicides, herbicides, rodenticides, जो कि चूहों मारने की दवा होती है. केमोफियर जर्नल एक काफी रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें क्लोरपाइरीफॉस नाम की एक केमिकल है, उसके बारे में, क्लोरपाइरीफॉस, इट कैन प्रोमोट ओबेसिटी एंड लीड टू इंसुलिन रेसिस्टेंस. क्लोरपाइरीफॉस मई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 अलग अलग पेस्टिसाइड्स के साथ बैन किया ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस. एंड यू नो, इंडिया along with that also banned mancozeb, 2,4-D, क्लोरपाइरीफॉस. ये सब बचपन में सुनते आ रहा हूँ कि ये सब हमारे यहाँ छिड़काव होती थी प्लांट्स के ऊपर में, अभी भी होती है, ज्यादा ही हो गई है. ये ऑलरेडी बैन है यूएसए में, यूके में, यूरोपियन यूनियन में, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंकोजेब. 5 मिलियन टन्स पर एनम, 5 लाख मिलियन टन्स पर एनम मैंकोजेब इंडिया बनाती है. क्लोरपाइरीफॉस भी इंडिया नंबर 1 कंज्यूमर है, क्लोरपाइरीफॉस इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है. एंड मई 2020 में जब गवर्नमेंट ने 27 इंसेक्टिसाइड्स में क्लोरपाइरीफॉस भी थी, जिसको बैन करने की बात करी, एज यूजुअल द पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज रिएक्शन वाज कि ये तो आत्मनिर्भर और मेड इन इंडिया के अगेंस्ट है, वी शुड बी अलाउड. 45 डेज की नोटिस दी गई थी एंड दे हैड प्रॉमिस दैट दे विल गो टू कोर्ट. आई विल चेक ऑन द स्टेटस अभी क्या हुई, ये आज के रिसर्च में निकल के आई. बाय द वे, इंडिया में टोटल जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, खाली पेस्टिसाइड्स 3,500 करोड़ का पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में. तो बताएंगे आपको. वैसे आपको एक मोटा मोटा बताना चाहें, पहले सबसे पहले डेंजरस जो केमिकल थी आर्सेनेट, तो उसको रिप्लेस करके डीडीटी आई, डीडीटी को रिप्लेस करके क्लोरपाइरीफॉस आई. क्लोरपाइरीफॉस बैंड है यूके यूएसए में, इंडिया में अभी भी चल रही है, मिल रही है. ये अटैक करती है इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को. ये अटैक ऑल्सो करती है हमारे छोटे छोटे बच्चों के नर्वस सिस्टम को. क्लोरपाइरीफॉस इज नोन टू डैमेज द न्यूरॉन्स, द ब्रेन ऑफ किड्स. जो माताएं बहनें क्लोरपाइरीफॉस वाले खेत में काम करती हैं, उनमें मिसकैरेज हुई देखा जाता है. उनके बच्चे अगर होते हैं तो उनका ब्रेन लेस डेवलप्ड होता है. मिसकैरेज तो होती ही होती है. तो हमारी जो ह्यूमन गट है, जिसको हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि इट्स लाइक अ सेकंड ब्रेन, इसमें एंटरिक नर्वस सिस्टम भी इसको बोला जाता है, सेकंड ब्रेन. 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं इसमें, आपके स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा न्यूरॉन है इसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ज्यादा न्यूरॉन है. और इसके ऊपर में क्लोरपाइरीफॉस पड़ा हुआ फल सब्जी खाना एंड इट सस्टेन्स, काफी दिन तक रहता है. तो इंडिया में भी चेक करके देखा गया, क्लोरपाइरीफॉस खाने की बहुत सारी चीजों में मिली होती है. इट गोज ऑन एंड डैमेजेस आवर गट माइक्रोबायोम. और वापस रिपीट करूंगा, आपकी गट माइक्रोबायोम डैमेज हुई तो आप में मोटापा, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये सब चीजें आनी चालू होंगी. खाली यूएसए में 34,000 पेस्टिसाइड्स, 600 सिंथेटिक केमिकल से बनने वाले रजिस्टर्ड हैं ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट करके, उसके अंदर में है. 85,000 केमिकल्स हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर में नोटिफाइड है. आई चेक इंडिया में क्या हालत है. और इसके लिए मुझे कल की टॉपिक भी मिल गई जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हाउ chemicals, pesticides, herbicides, fungicides are affecting our food.
across the globe and also in India. We'll check on that. Do join me tomorrow for details on that. तो कल मिलेंगे हम आपको फिर खाने में insecticides, pesticides, how it's damaging our microbiome, and साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर if we have to get our microbiome in tip top condition, what are the things we could do to keep it healthy. So with that, we are coming to the end of today's topic और आपसे विदा चाहेंगे. चलिए मिलते हैं. बाय बाय. Thank you everyone. Bye.